उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के साथ ही उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी कुछ देखने को मिला है। व्यापारी वर्ग जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, उनसे वहाँ चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बजट था उत्तर प्रदेश का। एमएसएमई सेक्टर के साथ उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर इसमें तमाम चीज़ें मुझे दिखाई पड़ी। आप उत्तर प्रदेश में व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के लिए काम करते हैं, आपने क्या देखा इस बजट में? आज वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसको उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यालय में सजीव प्रसारण देखा और हम लोगों ने पैनी निगाह से एक एक उनके शब्द को सुने और पैनी निगाह से बजट को देखा। 3,722 करोड़ रुपए का उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रावधान रखा है। निश्चित रूप से ये प्रदेश के उद्योग जगत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर अगर बढ़ेगा तो उससे व्यापारियों को भी लाभ होगा, जनता को भी लाभ होगा। और साथ ही साथ आज का जो बजट था वो प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। तो मुझे लगता है कि चुनाव भी आने जा रहा है 2027 में, और ये उनके पूर्व बजट जो है वो आखिरी बजट था। तो हमको लगता है कि आज वित्त मंत्री जी ने सभी विषयों को कहीं ना कहीं छुआ है। मैंने बहुत बारीकी से जो चीज़ें नोट की, तो चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, तीर्थाटन के लिए नेमिशारण का, अयोध्या के लिए उन्होंने 100 करोड़ दिए हैं। और लखनऊ के लिहाज से मैं बहुत अच्छी हम लोगों को खुशी है कि लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने प्राविधान रखा, और साथ ही साथ कुकरेल की जो नाइट सफारी है उसके लिए उन्होंने बजट में प्राविधान रखा। तो इनसे निश्चित रूप से व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी हॉस्टल बनाने की, उससे प्रदेश सरकार ने भी उसको जोड़ा है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि व्यापारियों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदेश सरकार की तरफ से मिल जाए, सीसीटीवी कैमरे की योजना का लाभ हम लोग को मिल जाए, कुछ व्यापारियों के लिए डायरेक्ट भी हो जाए, तो वो तो नहीं था। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो हम लोग जो नोट किया, फ्लाईओवर के लिए उन्होंने दिया है, जेवर एयरपोर्ट के लिए दिया है, सड़क और पुल के लिए दिया है, कृषि की योजनाओं के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ का बजट रखा है, बालिका विद्यालय, खाद्य प्रसंस्करण के लिए दिया। व्यापारियों के लिहाज से एमएसएमई सेक्टर को, पावर लूम को, बुनकरों को और खाद्य प्रसंस्करण को, उन्होंने सभी सेक्टर को छुआ। तो मुझे लगता है कि इससे उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। लेकिन व्यापारियों को थोड़ा सीधा सीधा और देते तो और अच्छा हो जाता थे, जिनका ये कहना है कि बजट जो है वो बहुत सधा हुआ था, लेकिन सरकार को इस बजट पर इम्प्लीमेंट भी करना होगा। बजट पूरी तरीके से जनता के बीच में पहुंचे, जो योजनाएं सरकार ला रही है वो जनता के बीच में पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना होगा। लखनऊ से वीडियो पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर रेलवे की नई पहल, अब दरछांचल भी नहीं रहेगा रेल पटरी का अछूता। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दोहरी घाट और सहजनवा जो दक्षिणांचल में पड़ता था, वहाँ के लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। अब वहाँ पर रेल की पटरियां पहुँचने वाली है, जिससे लोगों को ट्रेन की आने जाने की जो समस्या थी वो दूर होगी, और इससे जो लोगों को सुविधा मिलने वाली है उससे कहीं ना कहीं लोग अब खुश नजर आ रहे हैं। दक्षिणांचल के लोग बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे थे, और इस मांग को पूर्वोत्तर रेलवे के लोगों ने सुना। अब वहां पर ट्रेन की पटरियां बिछाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। इसको लेकर अब लोगों में खासी खुशी है कि अब हमें जो यात्रा करना है, हमें गोरखपुर नहीं आना पड़ेगा, हम अपने जगह से ही वहां से ट्रेन पकड़ के और इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। न्यूज़ स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। वाराणसी के दाल मंडी में लगातार ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है। जो जर्जर मकान है उसे लगातार तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि मीडिया को दाल मंडी के अंदर कवरेज की फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार मीडिया कर्मियों को कहा गया है कि आप दाल मंडी के अंदर कवरेज नहीं करेंगे, आपको सारी जानकारियां साझा की जाएगी बाद में। फिलहाल अभी जो खबर है उसके अनुसार लगातार दाल मंडी में जर्जर मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है। इसके अलावा जो 30 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है उसका भी ध्वस्तीकरण जारी है, और बाकी मकानों की रजिस्ट्री करने का काम फिलहाल आगे चल रहा है। जैसे जैसे मकानों की रजिस्ट्री होती जाएगी वैसे वैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो संपन्न की जाएगी। फिलहाल बात की जाए मौजूदा स्थिति की, तो इस समय भारी फोर्स की मौजूदगी में दाल मंडी के अंदर ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है, जिसमें जर्जर मकानों के साथ वो मकान भी शामिल है जिसे प्रशासन ने रजिस्ट्री कर ली है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये टारगेट है कि फरवरी के महीने में ही सारे मकानों का अधिग्रहण कर लिया जाए और जितनी जल्द से जल्द
इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को संपन्न कराया जाए ताकि दालमंडी सड़क चौड़ीकरण की जो परियोजना है वो मूर्त रूप में लाया जा सके। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात है, ड्रोन कैमरे से भी निगाह रखी जा रही है। पुलिस और पीएससी के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आज क्या कुछ निर्णय अदालत में हुआ है? एक सरेंडर एप्लीकेशन थी जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यह आदेश किया है कि पुलिस आख्या में उनका नाम नहीं है, इसलिए उनको न्यायिक परीक्षा में नहीं ले सकते। प्रार्थना पत्र खंडित किया है, जिस पर हम लोग निगरानी फाइल कर रहे हैं। दूसरा, प्रार्थना पत्र जो वाहन निर्मुक्त के लिए था, उसमें टेक्निकल मुआयने के लिए कोर्ट ने आदेश किया, पुलिस के लिए टेक्निकल मुआयना करके रिपोर्ट तुरंत। वादी मुकदमा जो अभियुक्त हुए, जो जख्मी हुआ, जब वो कह रहा है कि मोहन ड्राइव कर रहे थे, तो इससे आगे क्या हो सकता है? और मोहन स्वयं कह रहा है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जिसको चोट लगी, जो चोटेल है, वो कर रहा है, उसने समझौता नामा दाखिल किया है कि जो मैं चोटें लगी तो उसका कंपनसेशन उसको दिया जा रहा है। बाकी पुलिस कार्रवाई अनुचित है आगे से। पुलिस को अवगत करा दिया गया है समझौते नामे से। पुलिस को आज यहाँ पर न्यायालय में उनको उसकी काफी समझौते नामे की दे दी गई है। आगे क्या केस में देख रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? आज जो माननीय मजिस्ट्रेट ने हमारा रिमांड नहीं स्वीकृत किया है, हमें सरेंडर नहीं करने दिया है, उसके खिलाफ हम लोग कल रिवीजन में डीजे साहब जिला जज के यहाँ प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहे हैं। सुनवाई में यह तय हुआ है कि अभी फिलहाल गाड़ी रिलीज नहीं होगी और उसके अलावा जो तमाम दूसरे टेक्निकल पहलू है उस पर अभी जो अधिवक्ता है वो अपनी रणनीति बनाने के बाद कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। जिस शख्स को कहा गया था कि वो गाड़ी चला रहा है, मोहन नाम का ड्राइवर, उसको कोर्ट ने कहा है कि अभी हिरासत में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि टेक्निकल आधार पर वे जांच में अभी शामिल नहीं है, उसका नाम निकल करके सामने नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान के साथ शम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। तमाम शिक्षकों द्वारा गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और जयंत चौधरी के खिलाफ सीधा ये प्रदर्शन है। तस्वीरें आप देखेंगे, बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो तमाम शिक्षक हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो सीधे तौर पर जयंत चौधरी के खिलाफ नारे यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों शिक्षक नाराज हैं? निंदनीय शिक्षक समाज शिक्षकों के प्रति निंदनीय बयान के लिए ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और हम सब शिक्षक अपने दिल से कहना चाहते हैं कि जिन शिक्षकों ने जयंत चौधरी को पढ़ाया होगा आज वो भी उन्हें बद्दुआएं दे रहे होंगे। शिक्षकों को लेके ऐसा तर्कहीन बयान देना कोई उचित नहीं है। 20-25 साल बाद नई तरीके से जो लागू कराई डेट असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कोई भी शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करेगा। जयंत चौधरी ने कहा है कि चाहे वो 2009 से पहले के शिक्षक भी क्यों ना हो, सभी को टेट देना अनिवार्य है, जो कि पूर्णतः गलत है। जिन मानकों पर हमारी नियुक्ति हुई थी, जो हम पूरी तरीके से योग्यता के आधार पर जो भी सरकार के मानक थे उनको पूरा करते हुए हम इस विभाग में आए हैं, तो अब हम टेट क्यों दें? जयंत चौधरी ये बोल रहे हैं कि अब हम लोग टीईटी इस उम्र में पास करें, वो दमनकारी नीति है। जब सेवा शर्तें लागू हुई थी तब टीईटी नहीं थी। हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, हम दोबारा एग्जाम क्यों दें? हम 30 साल का एक्सपीरियंस लेके क्यों एग्जाम दें? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। उनका कहना है कि अगर ये बयान वापस नहीं लिया गया तो ये प्रोटेस्ट आगे और भी बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। बिठूर के राजा नरसिंह होम में 2 दिन पहले मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मासूम को एनआईसीयू में वार्मर पर रखा गया था और वह बुरी तरीके से जल गया, उसकी पूरी त्वचा जल गई और नवजात ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर हंगामा किया और लापरवाही पर सवाल उठाए। अस्पताल के लोगों ने शुरुआती दौर पे परिजनों को भ्रमित करने की कोशिश की और कहा कि एनआईसीयू में आग लग गई थी, लेकिन एनआईसीयू में आग लगने की कोई घटना नहीं थी। वार्मर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बच्चा झुलस करके मर गया। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पहले सीएमओ की टीम ने मामले में जांच की और इसके बाद मामले का संज्ञान जिलाधिकारी ने लिया और उन्होंने सीएमओ को हिदायत देते हुए कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। जिसके बाद जब सीएमओ की टीम यहां पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि गैर कानूनी तरीके से एनआईसीयू का संचालन किया जा रहा था। जिसके बाद एनआईसीयू को सील कर दिया गया। इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल में क्योंकि तमाम तरीके की अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल इस समय वक्त है हालांकि बंद है। जबकि हम यहाँ पर पहुँचे थे तो इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मीडिया को देखते ही लोगों ने इस दरवाजे को बंद किया। क्या कारण था
ये नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस हॉस्पिटल को बंद किया जा चुका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना ये है कि तमाम तरीके के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं, बिल्डिंग को सील नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें इसी तरीके के हॉस्पिटल क्षेत्र में तमाम संचालित हो रहे हैं जिनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही तमाम वो उपकरण जिनका वो होने का दावा करते हैं। जिस तरीके से इस हॉस्पिटल निकल करके सामने आया, NICU चलाने की परमिशन नहीं थी। अब जब जांच का सिलसिला चल निकला है तब फायर विभाग ने भी ये माना है कि फायर के व्यापक इंतजाम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। सोनौली बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के 2 हाईटेक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 किलो 13 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले हाइड्रोफोनिक वीड गांजा बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जांच में सामने आया है कि यह खेप थाईलैंड से तस्करी कर लाई जा रही थी। तस्करों ने बैंकॉक से नेपाल के काठमांडू का रास्ता चुना और वहां से सड़क मार्ग के जरिए सोनौली बॉर्डर पर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने सीमा पर ही इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरामद गांजा विशेष हाइड्रोफोनिक विधि से लैब में तैयार किया गया है, जो साधारण गांजे के मुकाबले कई गुना अधिक नशीला और महंगा होता है। फिलहाल पकड़े गए दोनों तस्करों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां इस सिंडिकेट के अन्य संपर्कों और भारत में इसके वितरण नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पर्स स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिनके कब्जे से छीना गया पर्स, मोबाइल फोन, नकदी और घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया, बीती 30 जनवरी को महिला से पर्स स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला भी दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार पुलिस चैन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग की घटनाओं को लगाम लगाने में जुटी है। ऐसे में चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लूटे हुआ पर्स, मोटरसाइकिल और कुछ नकदी भी बरामद की है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है पुलिस मौके पर जब पहुंची, 7 में से 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। वही पुलिस का कहना है उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी, जिनके लिए टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें, ये काला कारोबार होटल सरोवर पोडिगो में संचालित था, जो वैशाली क्षेत्र में स्थित है। वही पुलिस ने इस मामले में 11 युवतियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है अभी कई पहलुओं में जांच होनी बाकी है, जैसे कि होटल के कमरे कैसे बुक किए जाते थे और किन किन आईडी का प्रयोग किया जाता था और ये नेक्सस कितना बड़ा है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अगर आप ली 52 का प्रयोग करते हैं तो ये खबर बेहद खास है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल गाजियाबाद के मुरादनगर में नामचीन कंपनी के कर्मचारियों ने एक लिखित शिकायत दी कि हमारी कंपनी ली 52 दवा अवैध रूप से बनाई जा रही है और मार्केट में सप्लाई कर बेची जा रही है। पुलिस के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए मार्केट में बेचा जा रहे दवा का सैंपल को उठाया गया, जिसके बाद दवा विक्रेता से हुई पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि कौन लोग हैं जो ये दवाई सप्लाई करते हैं। दवाई सप्लाई करने वालों तक जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने बताया कि ली 52 ज्यादा मार्जिन होने की वजह से वहां इस दवा को फर्जी तरह से हरियाणा में बनवाया जा रहा था और उसके रैपर बॉक्स मेरठ में तैयार किए जा रहे थे। इसमें फर्जी तरीके की दवा को बनाकर ज्यादा मुनाफा कमाने की एवज में ये गिरोह काफी समय से काम कर रहा था।
गौरतलब है कि लीवर संबंधी उपचार और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर के परामर्श हेतु अक्सर लोग लीव52 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि इन आरोपियों ने लीवर लीव52 हिमालय की जो कंपनी है उसकी बनाई जाती है उसका नकली वेरिएंट तैयार किया और मार्केट में उतार दिया। वहीं हाईटेक पुलिस गाजियाबाद ने इस मामले का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी के पीछे खड़े ये 5 लोग उस गैंग के सदस्य हैं जो लोग के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते थे, जिन्हें जरा सी भी चिंता नहीं, जो चंद पैसों के लिए लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस विषय में आज हमने गाजियाबाद डीसीपी ग्रामीण से बात की तो उनका कहना है 5 लोगों को हमने पहले ही जेल भेज दिया है। वहीं अन्य 3 लोगों को हमने दबिश में गिरफ्तार किया है, जिनको जल्द ही जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले का खुलासा पहले ही कर चुकी है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी है और ये दवाई और कहां-कहां सप्लाई होती थी उसकी भी जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 6 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है और इनमें कई प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जैसे एक बोनस एक्ट यानी 2 प्रस्ताव श्रम विभाग से आए हैं, जिसमें 1965 का जो बोनस एक्ट है कोरोना के समय उसको होल्ड कर दिया गया था, क्योंकि उस समय औद्योगिक इकाइयों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपने श्रमिकों को बोनस की राशि दे सके। लेकिन इसके बाद ये प्रपोजल फिर सेंटर को भेजा, सेंटर ने स्वीकार कर लिया। अब राज्य में सेंट्रल एक्ट बोनस एक्ट 1965 फिर से लागू हो गया है। किसी कंपनी को मुनाफा हो या ना हो, अब श्रमिकों को बोनस की राशि जरूर दी जाएगी। और दूसरा श्रम विभाग का ये एक प्रस्ताव था, ईएसआई में 6 वरिष्ठ चिकित्सक समेत 94 पदों का सृजन किया गया है। इससे जो श्रमिक वर्ग है, जो श्रमिक कम्युनिटी है जहाँ काम करती है, वहाँ पर एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं और जो मेडिकल स्टाफ है उनकी पूर्ति के लिए ये 94 पदों का सृजन किया गया है। पिछले साल 2025 में एक कैबिनेट में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नारकोटिक टास्क फोर्स ये जो मादक द्रव्यों की तस्करी है उनको रोकने के लिए की गई थी। इसमें आज की कैबिनेट में डीएसपी समेत 22 पदों का सृजन कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस विभाग लगातार पदों की मांग कर रहा था। इसी के साथ ही जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है उसको, जो आदतन अपराधी होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक कारागार विभाग का एक प्रस्ताव था, उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन विभाग में अभी तक 589 श्रमिक ऐसे थे जिनको न्यूनतम वेतनमान नहीं मिल रहा था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब वो भी न्यूनतम वेतनमान के हकदार हो गए, उनको भी ये वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना है उस पर सब्सिडी सेंटर से मिलती है। और अब चूँकि मुख्यमंत्री खाद्य योजना भी है, सूक्ष्म खाद्य योजना भी है, उस पर भी सब्सिडी मिलती है। तो ये तय किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने कि जब तक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना चलती रहेगी तब तक मुख्यमंत्री की तरफ से भी यहाँ पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना को लेकर के सब्सिडी जारी रहेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।